हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। मैं उमाकांत आनंद आज फिर आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट। आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 9। इसके अंतर्गत हम डिस्कस करने वाले हैं 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कॉमर्स के प्लस 15 क्वेश्चंस जीएस के। ये जो प्रैक्टिस सेट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनकी जो तैयारी है वो अपने चरम पर होगी। और तैयारी का सही आकलन करने के लिए ज़रूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम का जो पैटर्न है उस पैटर्न को समझना, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना, उस तरीके के क्वेश्चंस पे अच्छी कमांड बनाना अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो इस लेक्चर के अंदर हमने बिल्कुल सिलेबस पर फॉलो हुए पैटर्न, सिलेबस के पैटर्न को फॉलो करते हुए क्वेश्चंस शामिल किए हैं, जो सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको इस तरीके के सारे प्रैक्टिस सेट्स, कुछ एसटीडी मटेरियल्स या कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, तो आप इसके लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां से आप उसके मेंबर बन के ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर सकते हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, टी टेस्ट एंड काई स्क्वाड टेस्ट आर विच ऑफ दीज आर द पैरामेट्रिक टेस्ट। आपसे पूछा गया है कि कौन से इसमें जो टेस्ट हैं आपके पैरामेट्रिक टेस्ट हैं, कौन सा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। हालांकि पैरामेट्रिक आपको पता चल जाए तो नॉन पैरामेट्रिक बता लेंगे। तो अगर आप इसमें काई स्क्वायर टेस्ट को छोड़ दें तो आपका एफ टेस्ट, टी टेस्ट और जो जेड टेस्ट हैं वो आपके पैरामेट्रिक टेस्ट हैं। इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, और बाकी आपका जो काई स्क्वायर टेस्ट है वो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हो जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 में पूछा गया है द डिफरेंस बिटवीन सैंपल स्टैटिस्टिक्स एंड इस करस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन सैंपल स्टैटिस्टिक्स एंड इस करस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर इज नोन एज स्टैंडर्ड एरर, सॉरी सैम्पलिंग एरर। जो सैम्पलिंग एरर होती है बेसिकली उसका रिलेशन किसके साथ होता है, वो आपका जो सैंपल स्टैटस, जो आपकी बेसिकली जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन पैरामीट्रिक, उससे संबंधित होता है। तो इसका ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर आर यूज्ड फॉर द डेटा प्रोसेसिंग। तो डेटा प्रोसेसिंग में कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, एक्सेल, एक्सेस, SPSS, स्टार एंड PASW। तो इसमें जो हम इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं वो चार के, शुरुआत के जो 4 हैं आपके पास, शुरुआत के 4 नहीं, स्टार को अगर आप छोड़ दें तो बाकी हम लोग सारे जो हैं, यानी कि एक्सेल को यूज़ करते हैं, एक्सेस यूज़ करते हैं, SPSS यूज़ करते हैं और PSW, यानी इसका ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली किसके लिए, डेटा प्रोसेसिंग के लिए। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 में आपसे पूछा गया है कि हु हैज़ सजेस्टेड द अचीवमेंट मोटिवेशन एमोंग इंडिविजुअल एंड नेशन कैन बी डेवलप्ड थ्रू द ट्रेनिंग कोर्सेस। ये कंसेप्ट किसने दिया, ये बात जो स्टेटमेंट बोला है वो किसने बोला है, तो ये जो आपका M.E. क्लैंड है, M.E. क्लैंड, इन्होंने बेसिकली ये ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए जो होगा आपका सही होगा। इनके हिसाब से कहा गया है कि जो आपका बेसिकली कह सकते हैं कि इंडिविजुअल का और का जो नेशन का जो डेवलपमेंट है आपका, वो ट्रेनिंग कोर्सेज के माध्यम से कराया जा सकता है। तो ये फिलहाल इनका एक स्टेटमेंट है जिसमें ए सही होगा। 5वां क्वेश्चन देखेंगे। 5वें क्वेश्चन में है व्हेन स्पैन ऑफ कंट्रोल इज वाइड कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल बिकम डिफिकल्ट। जब स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइड होगा तो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल डिफिकल्ट होगा। दूसरे में पूछा गया है इन अ नैरो स्पैन लेवल ऑफ अथॉरिटी रिड्यूसेस। तो इसका जो सही होना चाहिए वो होना चाहिए आपका पहला स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरा स्टेटमेंट इसका जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि पहली बात तो बिल्कुल सही है कि जब आपके पास स्पैन ऑफ कंट्रोल ज़्यादा बड़ा होगा, वाइड होगा, तो कोऑर्डिनेशन कंट्रोल थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। लेकिन नैरो स्पैन में लेवल ऑफ अथॉरिटी क्या होता है, इन द नैरो स्पैन लेवल ऑफ अथॉरिटी रिड्यूसेस। नैरो स्पैन हो जाएगा तो लेवल ऑफ अथॉरिटी आपकी क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी, ऐसा इसमें फिलहाल कहा जा रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। तो इसका ए ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल। इसमें कौन सा जो है हेनरी फ्यूल के हिसाब से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट नहीं है। तो यूनिटी ऑफ मैनेजर,
यानी इसका सी अगर आप देखें तो यूनिटी ऑफ मैनेजर कोई भी प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल का जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं, जो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फ्योल ने दिए हैं, उसमें यूनिटी ऑफ मैनेजर कहीं पर भी नहीं आता है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगर आप देखें तो कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स कंसिस्टिंग ऑफ 4 पीस ऑफ मार्केटिंग वॉज प्रोपाउंड बाई या डेवलप्ड बाई। तो जो आपका ये कंसेप्ट है आप सभी को जानते हैं, ये किसने दिया है? मैकार्थी ने दिया है, जेरोम मैकार्थी द्वारा ये कंसेप्ट दिया गया है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, कंज्यूमर एटीट्यूड एंड बिलीफ अबाउट डाइट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इन्फ्लुएंस्ड बाई। तो ये इन्फ्लुएंस कैसे होते हैं? उसके कल्चरल इन्वायरमेंट से होते हैं। कल्चरल इन्वायरमेंट के हिसाब से उनकी जो डाइट हेल्थ और न्यूट्रिशन इन्फ्लुएंस होते हैं। इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगर आप देखें द अप्रोप्रिएट रेशियो फॉर इंडिकेटिंग लिक्विडिटी क्राइसिस। अप्रोप्रिएट रेशियो क्या होगा लिक्विडिटी क्राइसिस के लिए? तो इसका जो अप्रोप्रिएट रेशियो होता है लिक्विडिटी क्राइसिस को जानने के लिए वो होता है आपका एसिड टेस्ट रेशियो, जिसका जो सही होता है आइडल रेशियो वो 1:1 होता है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन 10 की हम बात करेंगे यहाँ पे, हु प्रपोज द मॉडल टू अप्लाई द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कंसेप्ट ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट टू डिटरमाइन द ऑप्टिमम कैश होल्डिंग ऑफ द फर्म। तो यानी ये जो आपका मॉडल है वो किसके द्वारा दिया गया हुआ है? तो ये मॉडल आपका जो दिया गया है वो दिया गया है आपका विलियम जे बाउमॉल के द्वारा। इसका सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई एग्जामों के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट अगर आप देखें इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द मॉडल ऑफ द सिस्टम अप्रोच टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो सिस्टम अप्रोच ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में किस चीज़ को हम यूज़ नहीं करते हैं? तो डिपार्टमेंटेशन को हम नहीं करते हैं। बाकी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, परफॉर्मेंस अप्रेजल ये HRM से संबंधित हैं, लेकिन जो डिपार्टमेंटल है वो HRM से रिलेटेड नहीं है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन 12 में आपसे पूछा गया है इट इज़ जनरली ईजी टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ। इट इज़ जनरली ईजी टू मेजर्स द परफॉर्मेंस ऑफ। तो किसकी परफॉर्मेंस को मेजर करना आसान होता है? सेल्स पर्सन की परफॉर्मेंस को मेजर करना आसान होता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिलेशन की परफॉर्मेंस आसान नहीं होगी, रिसर्च और डेवलपमेंट मैनेजर की भी आसान नहीं होगी, लेकिन सेल्स एक पर्सन ने उसको जो टारगेट दिए जाते हैं उस टारगेट के अकॉर्डिंग उस बंदे ने काम किया नहीं किया ये चेक करना थोड़ा सा ईजी होता है। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ पढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉनेटरी इंसेंटिव टू सेल पीपुल। इसमें से कौन जो है मॉनेटरी इंसेंटिव नहीं है? तो बोनस, स्टाफ मीटिंग, ट्रैवलिंग अलाउंसेस। तो स्टाफ मीटिंग और ट्रैवलिंग अलाउंसेस यानी कि बी और सी जो है आपका वो क्या है? वो इंसेंटिव नहीं है। बोनस तो इंसेंटिव है, लेकिन स्टाफ मीटिंग आप खुद से आप समझने की कोशिश करिए। स्टाफ मीटिंग और ट्रैवलिंग अलाउंस जो होता है आपका ये बोनस नहीं। ट्रैवलिंग अलाउंस आपको जो मिल रहा है वो कंपनी के काम के लिए मिल रहा है। आप सेल्स पर्सन है तो कहीं सेल करने जाते हैं तो ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा, तो उसका 1% आपको पर्सनली फ़ायदा नहीं है, और मीटिंग से आपको कौन सा फ़ायदा होने वाला है? तो बी और सी जो है आपके लिए क्या है? वो नॉट अ मॉनेटरी इंसेंटिव, ये मॉनेटरी इंसेंटिव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। इसमें है साउंड इंडस्ट्रियल रिलेशन आर इसेंशियल टू अचीव द इंडिविजुअल टीम गोल एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल। कहा गया इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो होती है जिसमें साउंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है बेसिकली वो इंडिविजुअल टीम गोल और ऑर्गेनाइजेशन गोल को पूरा करने में हेल्पफुल है। बिल्कुल सही बात है, पहला ऑप्शन सही हो गया। दूसरा, कॉन्जीनियल लेबर मैनेजमेंट रिलेशन क्रिएट अ एटमॉस्फेयर ऑफ हार्मोनी एंड लो रेट ऑफ एब्सेंटिज्म। बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। यानी कि अगर रिलेशनशिप बेटर होगा तो आप गोल भी मीट कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ क्या है कि आप जो अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहते हैं तो आपका एक जो एब्सेंटिज्म है वो भी कहीं ना कहीं क्या होता है? कम हो जाता है। तो फिलहाल ये आपका दोनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन 15 की बात करेंगे तो एक बार 15 जो है आपका फिर से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द स्कीम ऑफ सोशल सिक्योरिटी। तो सोशल सिक्योरिटी से संबंधित कौन कौन सी इसमें स्कीम है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें अगर आप देखें तो कौन कौन सी स्कीम है? सबसे पहले तो आपका है प्रोविडेंट फंड स्कीम, ये बिल्कुल सोशल सिक्योरिटी है, तो पहला आपका सही हो गया। दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, ये भी है बिल्कुल, दूसरा भी आपका सही हो गया। जॉब गारंटी स्कीम, भाई जॉब गारंटी कोई स्कीम नहीं होती, ये फिलहाल नहीं होगा। मैटरनिटी बेनिफिट, बिल्कुल महिलाओं को सुविधा मिलती है, तीसरा भी सही, चौथा सही होगा। पांचवा देखेंगे मेरिट प्रमोशन स्कीम। मेरिट प्रमोशन स्कीम जो है आपका मेरिट प्रमोशन स्कीम भी नहीं होता है, तो ये भी आपका क्या होगा? ये भी गलत हो जाएगा। और 6 देखेंगे कंपलसरी एंड वॉलंटरी सोशल इंश्योरेंस स्कीम, ये भी आपका सही है। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो इसका पहला ऑप्शन सही जा रहा है, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ। मैंने यहाँ पे साथ गलत ऑप्शन ले लिया था, थर्ड तो मैंने काट ही दिया था, तो आप देखिए फोर्थ ही होना चाहिए था यहाँ पे, तो ये इसका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे।
16 में आपसे पूछा गया है कि आरबीआई इंश्योर्स दैट बैंक ऑपरेट विद इन द सेट नॉर्म्स बाय कंडक्टिंग इंस्पेक्ट एंड मॉनिटरिंग। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आरबीआई से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन लगभग लोगों को पता रहती हैं। तो ये है आपका ये इसमें पहला ऑप्शन सही होगा, यानी कि कंडक्टिंग ऑन साइट इंस्पेक्शन एंड ऑफ साइट मॉनिटरिंग। ये ऑन साइट मतलब बेसिकली ये क्या करते हैं, इंस्पेक्शन ऑन साइट करते हैं और मॉनिटरिंग कैसे करते हैं, ऑफ साइट करते हैं। तो इनका ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो इंस्पेक्शन करते हैं तब तो आपकी साइट पे आके खुद वो मतलब देख चेक ही करेंगे, लेकिन मॉनिटरिंग तो आरबीआई जो होती है अपने मेन ऑफिस से करती है वहीं से। तो फिलहाल इसका यही सही होगा। क्वेश्चन 17 अगर आप देखें तो इसमें पूछा गया है कि अंडर सेक्शन 37 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट मोरेटोरियम ऑर्डर इशूड बाय हाई कोर्ट फॉर मैक्सिमम टोटल पीरियड ऑफ। तो मैक्सिमम टोटल पीरियड इसका कितना होता है, इसका 6 मंथ का मैक्सिमम टोटल पीरियड होता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 18 की तरफ बढ़ेंगे। बोनस और डिवेंचर इशूड बाय सिक्योरिटाइजेशन कंपनी शुड बियर इंटरेस्ट नॉट लेस देन 1.5% ओवर द बैंक रेट। ये इसका फिलहाल सही ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम के अंदर पूछे जाते रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेक्शन 131 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एक्सीड प्रोटेक्शन 2। तो ये किसको प्रोटेक्शन देता है, ये कलेक्टिंग बैंकर को प्रोटेक्शन देता है। कौन, सेक्शन 131। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20। व्हेन अ कस्टमर बाय अ लेटर हैज़ एडवाइज द बैंक नॉट टू ऑनर पे अ पार्टिकुलर चेक सच चेक इज कॉल्ड। तो चेक का डेफिनेशन है, ऐसे चेक को हम क्या बोलते हैं, when a customer by a letter has advised the bank not to honor pay a particular check। मतलब जब एक कस्टमर बैंक को ये रिक्वेस्ट करता है, मतलब कह सकते हैं ऑर्डर करता है कि वो किसी पार्टिकुलर चेक का पेमेंट ना करें, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैंसिलेशन चेक, ग्रेंसी चेक और मॉन्डेड चेक। इसका फिलहाल डी ऑप्शन सही होगा, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्लो ऑफ फॉरेन लोन एंड इन्वेस्टमेंट अफेक्ट। फॉरेन लोन एंड इन्वेस्टमेंट किसको अफेक्ट करते हैं, तो ये कैपिटल अकाउंट बैलेंस को अफेक्ट करते हैं। करंट और ट्रेड बैलेंस तो फिलहाल और करेंट अकाउंट को इम्पैक्ट नहीं करते हैं, ये किसको करते हैं, कैपिटल अकाउंट बैलेंस को। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। यहाँ कहा गया है कि कंसेशन मेनली मल्टीनेशनल इन कैरेक्टर कम अंडर द प्रिंसिपल ऑफ। तो कंसेशन जो है वो किस प्रिंसिपल के अंदर आता है, ये आपका आता है रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल के अंदर। इसका बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 में पूछा गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई वन विच इज़ नॉट अ कॉमर्शियल काउंटर ट्रेड। इसमें कौन सा कॉमर्शियल काउंटर ट्रेड नहीं है, तो बाई बैक एग्रीमेंट जो है आपका कॉमर्शियल काउंटर ट्रेड नहीं है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आप देखें तो इन द स्पॉट प्राइस इज़ हायर देन द स्ट्राइक प्राइस इज़ इन कॉल ऑप्शन इट इज़ रेफर्ड टू। कहा गया है कि स्पॉट प्राइस जो होता है वो हायर होता है स्ट्राइक प्राइस से, तो कॉल ऑप्शन के अंदर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बेसिकली जो बोलते हैं वो बोलते हैं प्रीमियम। जब आपका स्पॉट प्राइस ज़्यादा होगा स्ट्राइक प्राइस से तो उसे प्रीमियम बोलते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम। इसका डी सही हो जाएगा। 25 की हम लोग बात करें तो यहाँ पूछा गया है आपसे आइडेंटिफाई द आइटम विच डज नॉट इंक्लूड अंडर द करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। इनमें से कौन सा करंट अकाउंट के अंदर इंक्लूड नहीं किया जा सकता है, तो नॉन बेनिफिट मूवमेंट ऑफ गोल्ड, ये नॉन मॉनेटरी मूवमेंट ऑफ गोल्ड जो है इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है। बी इसका सही होगा। क्वेश्चन 26 की बात करें। प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड इन अ कंपनी बेस्ड मेनली ऑन। तो ये बेसिकली जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स होते हैं वो कंपनी बेस पे करते हैं, तो क्या होता है, द क्रेडिबिलिटी एंड वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी। इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 27 में पूछा गया है कि अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 अ लाइसेंस इज नेसेसरी फॉर। तो लाइसेंस किसके लिए नेसेसरी है, आपका चेंजिंग द लोकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, प्रोड्यूसिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू आर्टिकल एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एंड एस्टेब्लिश न्यू अंडरटेकिंग। इसका डी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन सही होगा। 28 की बात करेंगे। द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसे हम अंकटाड बोलते हैं, कब सेटअप हुआ था, तो ये आपका जो सेटअप हुआ था वो 1964 के अंदर सेटअप हुआ था। इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 29 में इंडिकेट द ग्राउंड ऑन विच कंप्लेंट अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन शैल बी इनवैलिड। तो शैल बी इनवैलिड का मतलब है किस वाले के फॉर्म में इनवैलिड होगा, तो जब आप कोई सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट लेते हैं तो उसमें आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंतर्गत क्लेम नहीं कर सकते हैं।
क्वेश्चन 30 की बात करेंगे। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द 4 कंपोनेंट ऑफ द फूड सिक्योरिटी, फूड अवेलेबिलिटी, फूड मार्केट, फूड एक्सेसिबिलिटी एंड फूड यूटिलाइजेशन, फूड क्रेडिट, तो इसमें से कौन सी चीज़ें आती हैं फिलहाल? तो इसके अंदर आती हैं आपकी जो मतलब 4 टर्म है उसके अंदर क्या क्या आपको करना है। तो इसका जो सही ऑप्शन होना चाहिए वो ऑप्शन होना चाहिए बी, यानी कि 1, 3, 4। फूड मार्केट आता है और आपका आता है फूड एक्सेसिबिलिटी, और जो चौथा ऑप्शन है आपका वो है फूड यूटिलाइजेशन, फूड क्रेडिट और फूड अवेलेबिलिटी, फूड क्रेडिट और एक मिनट, फूड अवेलेबिलिटी आता है, फूड मार्केट नहीं आता, सॉरी, फूड मार्केट और फूड क्रेडिट फिलहाल नहीं आता है। इसका ए पी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन 31 की तरफ देखेंगे। ए परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कैन बी डन बाई, तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर आप इन तीनों से पता कर सकते हो, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आप सोशल बैलेंस शीट शो करती है, तो सोशल बैलेंस शीट क्या चीज़ शो करती है? सोशल बैलेंस शीट जो शो करती है वैल्यू ऑफ एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आपको शो करती है। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 33 के अंदर आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर द इफिशिएंसी रेशियो, इसमें से कौन सी चीज़ इफिशिएंसी रेशियो के अंदर आती है? तो एवरेज कलेक्शन पीरियड, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, फिक्स टर्नओवर रेशियो, ऑल ऑफ दीज। तो इफिशिएंसी रेशियो के अंदर सारी चीज़ें आती हैं, ऑल ऑफ दीज इसका सही ऑप्शन होगा। 34 की हम लोग बात करें तो ये क्वेश्चन आपका अगेन असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें पहले वाले में कहा गया है कि यहाँ पे ए यहाँ से स्टार्ट है, ओनली द रिलेवेंट कॉस्ट शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, ऑल द वेरिएबल कॉस्ट आर रिलेवेंट कॉस्ट एंड फिक्स्ड आर इररिलेवेंट कॉस्ट ही। तो 34 क्वेश्चन है, इसके हिसाब से देखें तो पहला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, दूसरा गलत है, क्योंकि जो आपकी फिक्स कॉस्ट होती है वो इररिलेवेंट नहीं होती है, फिक्स कॉस्ट को हम इररिलेवेंट कॉस्ट फिलहाल नहीं बोलते हैं, और पहला स्टेटमेंट जो है वो आपका सही स्टेटमेंट है। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन 35 की तरफ। 35 से एक बार फिर से स्टेटमेंट वाइज पूछा गया है, वेरिएंस एनालिसिस इज अंडरटेकिंग फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द कॉस्ट और फ्यूचर कॉस्ट आर टेकन इनटू कंसीडरेशन इन बजटिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो ये दो स्टेटमेंट हैं, दो में पता करना है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। तो जो दोनों के दोनों स्टेटमेंट हैं वो करेक्ट स्टेटमेंट हैं, लेकिन जो आर है वो पहले वाले की एक्सप्लेनेशन नहीं करता, क्योंकि वो बात कर रहा था वेरिएंस एनालिसिस की और ये बात कर रहा है आपका बेसिकली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटिंग की। तो फिलहाल दोनों सही हैं लेकिन एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 37 की बात करेंगे। क्वेश्चन 37 आपका जीएस पोर्शन से है। इसमें पूछा गया है, एन ASCII इज़ अ कैरेक्टर इनकोडिंग सिस्टम दैट इज़ एम्प्लॉयड बाय अ पर्सनल कंप्यूटर इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट वेरियस कैरेक्टर्स सो नंबर्स एंड कंट्रोल की दैट द कंप्यूटर यूज सेलेक्ट द कीबोर्ड। तो ASCII, देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन पूछने के बाद सिर्फ ASCII का एक्रोनिम पूछा गया है, मतलब फुल फॉर्म पूछा गया है। तो ये तो बच्चों वाला सवाल है यार भाई, सभी लोग इसको बता लेंगे। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशनल इंटरचेंज, ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। यहाँ पूछा गया है आपसे कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज़ कंसीडर्ड सबसेट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, द राइट टू यूज़ द पीस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टर्म्ड एट द कॉपीराइट, सो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो इसमें कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? तो अगर आप इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो क्या होना चाहिए? अब पहला वाला स्टेटमेंट देखें तो पहला स्टेटमेंट भी आपको गलत ही लगेगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज़ द कंसीडर्ड एज सबसेट ऑफ इंफॉर्मेशन, एक उसका सबसेट नहीं है, वही मेन चीज़ है आपकी। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट क्या हैं? गलत हैं आपका, दो ना ही फर्स्ट सही है ना ही दो सेकंड सही है। 38 देखिए, 38 में है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली लिस्ट कंप्यूटर मेमोरी टाइप फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। हाईएस्ट टू लोएस्ट स्पीड में पूछा गया है कि इसमें से कौन सी मेमोरी बेसिकली काम करती है। तो सबसे ज़्यादा जो CPU रजिस्टर होता है वो हाईएस्ट होता है, फिर कैच मेमोरी, फिर मेन मेमोरी, फिर आपकी सेकेंडरी। ये हाईएस्ट टू लोएस्ट की तरफ बना हुआ है, इसका सी ऑप्शन सही होगा। 39 की तरफ देखें, अकॉर्डिंग टू सेंसस सन 2011 यूनियन टेरेटरी ऑफ इंडिया विद लोएस्ट लिटरेसी, तो भारत की कौन सी यूनियन टेरेटरी है जिसमें सबसे कम लिटरेसी है? तो आपके दादर नगर हवेली, यानी इसका ऑप्शन सी जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, द नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन हेडेड बाई, तो जो नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन होती है वो कौन हेड करता है? वो हेड करता है आपका प्राइम मिनिस्टर, इसका ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 41, यहाँ पूछा गया है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव हैज़ बीन रिड्यूस द नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डिजास्टर ओवर द डिकेड सन 2000 से 2010 से 19 विद रेफरेंस टू 94 से 2003। तो
तो इसका फिलहाल जो ऑप्शन सही होगा वो 50% होगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, इन अर्बन एरियाज स्मॉग एपिसोड्स अकर फ्रिक्वेंटली इन द विंटर। इन द विंटर अ लॉट ऑफ बायोमास ब्रंट बाय द पीपल फॉर द हीटिंग पर्पस। ये कहा गया है कि जो धुआं है वो सर्दियों में धुआं ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि लोग आग मतलब जलाते हैं गर्मी के लिए। तो ये बिल्कुल जो स्टेटमेंट है वो सही है। दोनों स्टेटमेंट जो हैं आपके सही हैं, लेकिन दूसरा वाला जो है पहले वाले का एक्सप्लेनेशन फ़िलहाल सही नहीं लग रहा है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। नहीं, सही है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं और दोनों एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका ए ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 43 की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशन गैसेस इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड बोथ नेचुरली एज अ रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है बेसिकली वो आपका जो पोल्यूटेंट गैसेस होती हैं प्रोड्यूस बोथ नेचुरली, ये मतलब नेचुरली और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ से नहीं आता है। तो इसका जो आपका ए ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। 44 की बात करें, यदि चुनाव के दौरान प्रत्याशियों की संख्या 64 से अधिक हो जाए तो चुनाव आयोग क्या करेगा? 64 से अगर अधिक हो जाएगी संख्या तो चुनाव आयोग इस पर ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराएगा, क्योंकि जो ईवीएम होती है ईवीएम में सिर्फ 64 ही ऑप्शन होते हैं, इससे ज़्यादा के ऑप्शन नहीं होते। सी ऑप्शन सही होगा। 45 की हम लोग बात करें, इसमें कहा गया निम्नलिखित में से किस शब्द का संविधान में कोई जिक्र नहीं किया गया है? तो संविधान में बजट शब्द का कोई जिक्र नहीं किया गया है, ये इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट 46 नंबर में, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ लिटरेसी वर्क ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने इसमें से कौन सा काम नहीं किया है, कौन सी चीज़ नहीं लिखी है? तो युगांतर जो है वो महात्मा गांधी की कृति नहीं है, बाकी जो चीज़ें हैं वो आपकी महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट 47 में बात करेंगे, निम्नलिखित में से भारत का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे कम ऊंचाई वाला जो क्षेत्र है आपका वो कौन सा है? कुट्टानाद केरल। कुट्टानाद केरल सबसे कम ऊंचाई वाला शब्द है। अब बात करेंगे 48 की, हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट इंडियन क्रिकेटर टू प्ले इन ऑल फॉर्मेट। यानी वो कौन है जो तीनों फॉर्मेट में सबसे कम उम्र में खेलने का गौरव प्राप्त किया है? तो ये हैं आपके सैफ अली वर्मा। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन 49 की तरफ। द फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स 100th बर्थ एनिवर्सरी वॉज ऑब्जर्व ऑन 28 जून सन 2021। 28 जून सन 2021 को किस पूर्व प्रधानमंत्री की जो मतलब बर्थ एनिवर्सरी है वो सेलिब्रेट की गई? तो वो सेलिब्रेट करी गई आपकी पीवी नरसिम्हा राव की। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे इस सेशन के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग सिटी रिकॉर्ड द वर्ल्ड हाईएस्ट टेम्परेचर। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किस शहर के अंदर होता है? तो जोकोबाबाद जो है आपका, इसमें दुनिया का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर रहता है। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चन, जो उम्मीद है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। किसी क्वेश्चन में कोई संदेह है, आपके हिसाब से कोई दूसरा ऑप्शन होना चाहिए, तो आप क्वेश्चन समेत वो मतलब क्वेश्चन नंबर समेत जो है अपना क्वेश्चन का आंसर आप उसमें कमेंट बॉक्स में देखिए, मतलब लिखिए, और जो भी बेस्ट पॉसिबल आंसर होगा वो आपको रिप्लाई के साथ दिया जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।